हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पीजीडीसीए सेकेंड सेम के आईडी ट्रेंड्स के यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। दोस्तों, इस यूनिट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है वो बताता है ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और दूसरा बताता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स के बारे में, एनईएफटी, आरटीजीएस क्या होते हैं, मोबाइल वॉलेट्स क्या होते हैं, भीम ऐप क्या है, पेटीएम क्या है। तो दोस्तों, पार्ट नंबर फर्स्ट को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपके साथ, और पार्ट नंबर 2 को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ई कॉमर्स। अब दोस्तों, हमको अगर ई कॉमर्स समझना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कॉमर्स क्या होता है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर और फाइनल कस्टमर के बीच में हो रहा है। मतलब कोई भी एंटिटीज़ अगर एक्सचेंज हो रही हैं, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो मनी हो, और ये किसके बीच में हो रहा है, ये दो लोगों के बीच में कोई भी एक्सचेंज हो रहा है, दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कॉमर्स है। ठीक है, अब आते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। तो दोस्तों, सेम यही कॉन्सेप्ट है, कॉमर्स तो वो का वही है, मतलब द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज, है ना। लेकिन इसमें क्या है, पहले ये दो लोगों के बीच में ट्रेडिशनली एक्सचेंज होता था, पर अभी जो है ये द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब अगर कंप्यूटर के माध्यम से या नेट के माध्यम से आप दो पार्टीज़ के बीच में गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो, सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, मनी एक्सचेंज हो रहा है, तो ये सारा जो है ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, जैसे मैन्युफैक्चरर ने अपना माल बनाया तो फिर उसने क्या करा, पहले एडवर्टाइज़ करी उस माल की, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज होती थी, फिर उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, फिर होलसेलर से वो रिटेलर के पास पहुंचता था। ये ट्रेडिशनल बिजनेस था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि मैन्युफैक्चरर ने अपना मार्जिन 20% रखा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना मार्जिन रखा, फिर होलसेलर ने मार्जिन रखा, फिर रिटेलर ने मार्जिन रखा, फिर कस्टमर के पास पहुंचा, तो ये मार्जिन उसके पास पहुंचने में बढ़ जाता था। पर अभी क्या हो गया है, अभी ये जो बिज़नेस है, जो ई कॉमर्स बिजनेस है, उसमें डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो ये जो है ये हमारा आज का बिज़नेस है, और हम इस बिज़नेस को ई कॉमर्स ही कहते हैं। इससे मतलब इस बिज़नेस को ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं, इस बिज़नेस को हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। अब ई कॉमर्स क्यों? अब दोस्तों, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने देखा कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अभी क्या है, ई कॉमर्स में क्या है, सबसे पहले लो एंट्री कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएंगी, ग्लोबल मार्केट में आपका नाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है जो अपना माल बना रहा है, लेकिन वो अभी सिर्फ एक लोकल एरिया में सप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए उसने अपना बिजनेस ऑनलाइन सेट किया तो वो ग्लोबल मार्केट में भी अपना माल सप्लाई कर सकता है। और सिक्योर मार्केट शेयर, तो इससे मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करते हो तो आपका एक मार्केट शेयर भी बन जाएगा, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता है। अब आते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर कि ई कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री में क्या है, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ। 1970s में बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन को, मतलब अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फंड्स को ट्रांसफ़र किया गया था, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता था। 1980s आते आते डेटा ट्रांसफ़र होने लगा। ठीक है, उसके बाद 1990s आते आते WWW, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, वो पॉपुलर हो गया। तो इसके हेल्प से बिज़नेस करना आसान हो गया। ठीक है, और ई कॉमर्स बिज़नेस भी तभी यहीं से डेवलप हुआ। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहला जो ट्रांजैक्शन था ई कॉमर्स बिज़नेस का, वो 11 अगस्त 1994 में हुआ था, जब एक बंदे ने अपनी सीडी ऑनलाइन बेची थी अपने फ्रेंड को। और जिस वेबसाइट से बेची थी, उस वेबसाइट का नाम था नेट मार्केट, जो कि अमेरिका का रिटेल स्टोर है, रिटेल प्लेटफॉर्म है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। 1970s में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स थे, 80s में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हुआ, 90s में वर्ल्ड वाइड WWW आने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ। अब दोस्तों, ई कॉमर्स का जो प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ, कस्टमर ने हमें ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो शॉपिंग कार्ट में चला जाता है।
अब शॉपिंग कार्ट में आपको पेमेंट करना होता है, या तो पेमेंट मोड होती है तो आप पेमेंट करोगे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर आप पे ऑन डिलीवरी करोगे, मतलब जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा तब आप उसकी जब आप पेमेंट करोगे। तो आप शॉपिंग कार्ट पे पहुंचे, फिर वहाँ से आपने पेमेंट किया, पेमेंट होने के साथ ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो आपको एक मेल आ गया, ठीक है, दोनों को, कस्टमर को भी मेल आ गया और जो उसने सप्लाई किया उसको भी मेल आ गया, ठीक है। फिर जब ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो ये जो भी आपने प्रोडक्ट परचेस किया ये वेयर हाउस में पहुंचा। जो वेबसाइट्स आपको ये सर्विसेज दे रही हैं उसके वेयर हाउसेज होते हैं। वेयर हाउस के बाद वो शिपिंग पे पहुंचा और शिपिंग से आपसे वो शिप हो गया, आप तक पहुंच गया। तो ये है प्रोसेस ई कॉमर्स का। इस तरह से पूरा हमारा ई कॉमर्स परफॉर्म होता है। अब दोस्तों ई कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं? तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ई कॉमर्स को हम इन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा बिजनेस टू कस्टमर, तीसरा कस्टमर टू कस्टमर और चौथा कंज्यूमर टू बिजनेस या कस्टमर टू बिजनेस। अब दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस। अब दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि, या बहुत सारे वेबसाइट्स या बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो बिज़नेस से बिज़नेस में होते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए ये जो कॉमर्स होता है ये बिज़नेस टू बिज़नेस कहलाता है। मतलब कोई एक इंडिविजुअल बंदा जो है अगर अपना गुड्स या अपनी सर्विसेज किसी दूसरे बंदे को बेच रहा है ना, लेकिन ये अपने खुद के यूज़ के लिए नहीं बेच रहा है, ये उसको आगे सेल करने के लिए बेच रहा है, तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस कहलाता है, ठीक है। अब ये जो है अगला जो टॉपिक है वो है बिजनेस टू कस्टमर। कोई अगर बंदा अपने सामान को या सर्विस को बेच रहा है, किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को बेच रहा है, उसको यूज़ करने के लिए बेच रहा है, मतलब वो बंदा खुद उसको यूज़ करेगा, तो वो कहलाता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। और ये जो कहलाता था B2B कहलाता था। अब इसमें आता है थर्ड, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कोई एक कंज्यूमर है, किसी के पास कोई प्रोडक्ट है, अगर वो दूसरे कंज्यूमर को बेचता है तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है OLX। आपके पास कोई प्रोडक्ट है पुराना, आप इसको बेचना चाहते हो तो आप उसको OLX पे डाल दो तो वो दूसरा बंदा उसको परचेज़ कर लेगा। तो आप भी कंज्यूमर थे, आपने किसी से परचेज़ किया था, आपने यूज़ कर लिया, या फिर आपके पास नया रखा है, आपने यूज़ किया नहीं किया, लेकिन आपने उसको आगे बेच दिया, तो वो कहलाता है C2C। eBay, OLX ये सारे हमारे कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। और फिर अगला आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो है दूसरी कंपनी को बेचता है, वो कंपनी उसकी ऑनलाइन मार्केट करती है, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस। मतलब कोई बंदा है वो खुद कंज्यूमर है और वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहा है, तो वो हमारा कहलाता है कंज्यूमर टू बिजनेस। अब दोस्तों आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले कंफर्ट। आप 24 आप घर बैठे ही इसको सब प्रोडक्ट को देख सकते हो, उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ये आपका कंफर्ट है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपके मोबाइल में ही है। ये पहला जो एडवांटेज है वो कंफर्ट का है। दूसरा कन्वीनियंस। आप रात में 12 बजे शॉपिंग करना चाहो तो आप रात में 12 बजे शॉपिंग कर सकते हो, ये उसका कन्वीनियंस है। फ्लेक्सिबल। आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, कब उसकी डिलीवरी चाहते हो, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको। आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी उसका ऑर्डर ले सकते हो, कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हो, प्रोडक्ट रिटर्न करना है रिटर्न कर सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव। आपको पता है कि क्योंकि कंपनीज डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, होलसेलर्स थे, उन सब का मार्जिन ख़त्म हो गया, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। और सिक्योरिटी। बहुत सारे इंक्रिप्शन लेयर्स लगे होते हैं इन वेबसाइट्स के पास, इसलिए सिक्योरिटी जो होती है बहुत हाई होती है, इसलिए आपका जो प्रोडक्ट है वो सिक्योर है, जो आपका पेमेंट है वो भी सिक्योर है। तो कुछ एडवांटेजेस थे ये ई कॉमर्स के बारे में। दोस्तों अब दूसरे एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है फास्ट बाइंग प्रोसेस। आप कहीं भी जाते हैं, मार्केट में समय लगता है, ऑनलाइन में आपको टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है, तो बाइंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। आप अपने लिस्टिंग बना सकते हैं, जो प्रोडक्ट आपको परचेज़ करने, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो मार्केटिंग वो अफोर्डेबल है, ठीक है। कस्टमर्स के लिए फ्लेक्सिबल है। ये मतलब जो अफोर्डेबल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का जो पॉइंट है, ये उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस करते हैं या जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे हैं।
तो मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग जो है अफोर्डेबल है, मतलब एक छोटा सा व्यापारी भी या छोटा सा बिजनेसमैन भी मार्केटिंग और एडवर्टाइज को अफोर्ड कर सकता है। अगला जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कस्टमर्स के लिए फ्लेक्सिबल है। लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है, नो रीच लिमिटेशंस, मतलब लिमिटेशंस कुछ नहीं है। अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड परचेस हो सकती है, अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आप प्रोडक्ट और प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया है। रिस्पांस बहुत अच्छा होता है बायर के हिसाब से और मार्केट डिमांड्स के हिसाब से। तो ये थे मेरे कुछ एडवांटेजेस ई कॉमर्स वेबसाइट्स के। अब दोस्तों डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की। मान लीजिए कोई वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, उसने मान लीजिए कोई सिक्योरिटी उसकी इतनी हाई नहीं है तो आपके पासवर्ड्स लीक हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी वेबसाइट से आप शॉपिंग करें उसकी सिक्योरिटी को ज़रूर देखें कि सिक्योरिटी कैसी है। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट इशू है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी है, लैक ऑफ प्राइवेसी। वही मैं बता रहा था कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनमें इंक्रिप्शन उस लेवल का नहीं होता ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो प्रॉब्लम आती है, इसलिए लैक ऑफ प्राइवेसी। टैक्स इशू, मान लीजिए कहीं का प्रोडक्ट है, कहीं बिक रहा है, उस शहर में टैक्सेशन कम है, जहाँ से प्रोड्यूस हुआ वहाँ की टैक्सेशन ज़्यादा है, तो टैक्स का इशू आता है। तीसरी बात, आपने प्रोडक्ट फेयर, जो अगला टॉपिक है वो है फेयर। आपने जो प्रोडक्ट है उसको देखा नहीं है, सिर्फ अपने एक ट्रस्ट के ऊपर मंगवा लिया है, हो सकता है वो गड़बड़ निकल जाए प्रोडक्ट, तो ये इसका डर हमेशा बना रहता है। प्रोडक्ट सूटेबिलिटी, प्रोडक्ट आपको सूट करेगा नहीं करेगा। जैसे कि अगर एक बात करें ऑनलाइन शॉपिंग में, कपड़ों की बात करें, गारमेंट्स की बात करें, तो आप गारमेंट साइज़ के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं, पर मान लीजिए वो आपके पास गारमेंट पहुंचता है तो पता नहीं वो आपके साइज़ का होगा नहीं होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम रहती है इसमें। कल्चरल ऑब्स्टिकल्स, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए कहीं का कल्चर कुछ है तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, दूसरी जगह बिकेगा, तो कल्चर ऑब्स्टिकल्स। दोस्तों अगला टॉपिक कल्चरल ऑब्स्टिकल्स। तो दोस्तों ये है कि हमारे इंडिया में जगह जगह कल्चर चेंज हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ई कॉमर्स वेबसाइट में। अगला है हाई लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट हाई इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले जहाँ का प्रोडक्ट होता है वहाँ से वेयर हाउस में पहुँचता है, वेयर हाउस से फिर वो डिलीवरी के लिए निकलता है, डिलीवरी के लिए फिर वो कस्टमर तक पहुँचता है, तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। लीगल इश्यूज़ भी आते हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट वापस होता है या फिर उस प्रोडक्ट पे कोई खामी होती है फिर वापस होता है, तो ये कुछ लीगल इश्यूज़ जनरेट हो सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ई कॉमर्स वेबसाइट के। दोस्तों जो अगला है वो है कि टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ होती है ई कॉमर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो न्यू पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट सर्विसेज पहले प्रॉब्लम था, पेमेंट सर्विसेज भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। तो न्यू पेमेंट सर्विसेज, डिमांड ड्रिवन फोरकास्टिंग, सब एआई बेस्ड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, तो जो डिमांड आने वाली है उसके पहले से पता पड़ जाता है कि हाँ ये डिमांड जनरेट होगी, तो ये डिमांड ड्रिवन फोरकास्टिंग है। डिजिटल सप्लाई चेन, ये जितनी पूरी चेन है प्रोडक्ट खरीदने से लेकर प्रोडक्ट सेल करने तक, पूरी जो चेन है वो पूरी डिजिटल रहती है, ठीक है। 24/7 की सेल रहती है, दिन में कभी भी कहीं भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। पूरा जो भी पर्सनलाइज है वो एआई पावर्ड रहता है, मतलब फ्रॉम द कस्टमर को मेंटेन करने से लेके प्रोडक्ट को मेंटेन करने तक सारी चीज़ें एआई रहती हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ करती हैं। अब कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स के एग्जांपल्स है ई लर्निंग, बैंकिंग, ई ऑक्शन, ई शॉपिंग आपको पता ही होगा, आप जो शॉपिंग करते हो सारी ई शॉपिंग है। ई ऑक्शंस मतलब जो आपने ऑक्शंस लगते हैं, ऑक्शंस का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो जो बोली लगती है कोई प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए या कोई प्रॉपर्टी को ऑक्शन होता है प्रॉपर्टी का, तो ई ऑक्शंस सब आजकल सिस्टम से होने लगे हैं, वो भी ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। ई बैंकिंग मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, डेबिट क्रेडिट, वो सारे नेट से होने लगे हैं, तो वो ई बैंकिंग की, वो भी एक ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है।
ई लर्निंग, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है जो आपको एजुकेशन देते हैं, तो वो भी सारा हमारा ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये था मेरा ई कॉमर्स का पार्ट नंबर 1। थोड़ा छोटा है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।